हेलो एवरीवन। वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में हम एक यूएस के ट्रेडर है, लेडी ट्रेडर है, बाय द नेम ऑफ विभा झा। तो इन्होंने यूएस में 2 टाइम्स यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन ये रह चुकी है। तो इनके बारे में, इनकी स्ट्रेटेजी और इन्होंने किस तरीके से मार्केट को आउट परफॉर्म किया और इनकी ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज थी जिनके कारण ये 2 टाइम्स यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन थी। और ये लेडी है और लेडी ट्रेडर है। तो आज के इस वीडियो में हम इनका पूरा डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में काम किया और इनकी क्या स्ट्रेटेजीज थी और हम इनसे कुछ सीखने की ट्राई करेंगे। तो एंड तक देखना, आपको ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आने वाले दिनों में हम और भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंटेंट्स फ्रॉम वेराइटी, अलग अलग लोगों की स्ट्रेटेजीज, उनसे हमको क्या सीखने मिला, हमारी स्ट्रेटेजीज, मार्केट स्ट्रक्चर्स और बहुत सारी चीजें ट्रेडिंग और फाइनेंस से जुड़ी हुई मैं आपके साथ लेके आऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो विभा झा इज अ सीजनल यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन, was honored for her trading style, investing techniques over the year, dedicated practice, background in trading, ग्रोइंग इन अ कंजर्वेटिव फैमिली दैट अवॉइडेड स्टॉक इन्वेस्टिंग। मतलब ये वो फैमिली से बिलोंग करती है कि जो जहाँ पे स्टॉक मार्केट और ये सब चीजों पे कोई ज्यादा बिलीव नहीं करता है। हर फर्स्ट एनकाउंटर विद द मार्केट केम थ्रू हर ब्रदर, गोल्डमैन सैक्स इंजीनियर। मतलब गोल्डमैन सैक्स की कोई इंजीनियर है, उनके उनके ब्रदर से इनको ये पता चला ट्रेडिंग के बारे में। ड्यूरिंग द टेक बूम इन द 1990s, a harsh 80% drawdown in a portfolio taught Viva the importance of market timing and risk management। मतलब ये 1990 से मार्केट में थी और इनको जब इनका पोर्टफोलियो 80% डाउन हो चुका 1990 के टेक बूम में, तब उनको पता चला कि एक्चुअली में मार्केट को किस तरीके से, मार्केट को टाइम करना, मार्केट को समझना, मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट करना, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। और फिर उनकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई। मतलब आप देख रहे हो, लोग जो है वो बड़ा बड़ा लॉस करने के बाद ही उनको समझता है कि एक्चुअली में मार्केट में काम कैसे करना है। और इसीलिए हम जो है ये ऐसे सब वीडियोस लाते हैं ताकि आप इनकी गलती से सीखो और आप वो गलती को नहीं करो और आप जो है वो प्रॉफिट कमाओ या फिर आपकी ट्रेडिंग जर्नी को आप कम कर सको। यहाँ पे डिटरमाइंड टू लर्न, वीबा स्पेंड नेक्स्ट डेकेड, मतलब उन्होंने पिछले 10 साल सीखा मार्केट को, एब्जॉर्बिंग लेसन। जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे लोग 10-10 15-15 साल सीखने में लगा देते हैं और फिर उनको सीखने मिलता है। तो इन्होंने इन्होंने ये जो बुक थी, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक बाय विलियम ओनील, तो ये विलियम ओनील के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये हमारे सबसे बेस्ट ट्रेडर है और मैं एक्चुअली पर्सनली इनको बहुत पसंद करता हूँ और इनकी ट्रेडिंग स्टाइल कहीं ना कहीं मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है। Her hard work paid off in the highly competitive money manager division. When she participated for at least 1 million, Viba secured the second position twice। तो इन्होंने 2 बार ये इन्वेस्टमेंट चैंपियन रह चुकी है। और इनकी क्या स्ट्रेटेजीज थी वो हम डिस्कस करेंगे। तो 2021 में इन्होंने 100% रिटर्न कमाया, 2023 में इन्होंने 70% पर ईयर का रिटर्न कमाया यहाँ पे। और इनकी इनकी क्या कुछ स्ट्रेटेजीज थी, वो यूएस के स्टॉक्स थे तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। लेकिन उनकी स्ट्रेटेजीज ऐसी क्या थी, क्या ऐसे क्या एंट्री सिग्नल्स थे, क्या ऐसे सेलिंग सिग्नल्स थे जो जिन्होंने, जिनके वजह से उनको जो है वो ट्रेडिंग में इतने अच्छे रिटर्न मिले, ऐसा क्या उन्होंने सीखा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज जो इन्होंने बताई है कि उनकी जो एंट्री सिग्नल्स है। अभी आप बोलोगे कि ये इतनी बड़ी यूएस की ट्रेडर है और ये इतना सिंपल काम करती है। मतलब जैसे बाइंग टी क्यू क्यू, ये कोई एक इंडेक्स है यूएस का। एज इट रिटेक्स की मूविंग एवरेज लाइक 50 डे और 10 वीक। अभी इनकी स्ट्रेटेजी क्या है पता है? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग इतनी सिंपल है, इसीलिए लोग इसमें ज्यादा काम नहीं कर पाते और सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। अभी इनकी स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल है कि जैसे ही कोई स्टॉक या ये जो टीक्यूक्यू इंडेक्स है, जैसे ही ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा और अपने प्रीवियस हाइस को या लोस को स्ट्रक्चरली ब्रेकआउट देगा, उसके बाद वो स्टॉक के अंदर एंट्री करेंगी। या फिर या फिर जब उसका 10 वीकली मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा ऊपर से, अभी जब समझिए कि ये कोई स्टॉक है, इस तरीके से ये काम कर रहा था और यहाँ पे ये एक ऊपर जाने की तरफ चालू होता है और जैसे ही इसका ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ ऐसा ब्रेकआउट होगा और ये जो इसकी मूविंग एवरेज है इसके ऊपर जैसे ही ये आएगा, वैसे वो यहाँ पे शायद एंट्री ले लेगी, या उनकी स्ट्रेटेजी है। तो इनकी यही स्ट्रेटेजी है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा उसके बाद ये ब्रेकआउट में जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद वहां पे उसके अंदर ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ट्रैकिंग द हायर लोज टू कंफर्म द ट्रेंड रिवर्सल्स, ट्रैकिंग द हायर लोज टू कंफर्म द ट्रेंड रिवर्सल, एंटरिंग व्हेन द नेस्डेक शोज अ साइन ऑफ रियल रैली। मतलब जो नेस्डेक है, वो नेस्डेक जो इनका इंडेक्स है वो इसको पहले देखती है कि अगर नेस्डेक जो है वो एक अच्छे स्ट्रक्चर में है, अगर हायर हायर नेस्डेक बना रहा है तो इनके जो स्टॉक्स है उनमें फिर वो पार्टिसिपेट करेगी। मतलब
अगर कोई स्टॉक इस तरीके से ऊपर जाने को ब्रेकआउट कर रहा है और नेस्डेक भी एक अपर ट्रेंड में है, तो वो कहीं ना कहीं वो स्टॉक में पार्टिसिपेट करेगी और स्टॉक को बाइंग करेगी। तो वो इंडेक्स को देखती है, पहले इंडेक्स का स्ट्रक्चर समझती है, इंडेक्स के अंदर इंडेक्स का व्यू समझती है, फिर इंडेक्स के व्यू के हिसाब से फिर वो अपने स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेती है 50 मूविंग एवरेज से और 10 वीकली मूविंग एवरेज से। तो अभी इनकी इनकी जो सेलिंग स्ट्रेटेजीज है वो क्या है, तो इस बाइंग स्ट्रेटेजी तो एकदम सिंपल है इनकी। पहले इंडेक्स देखेगी, इंडेक्स के अगर मार्केट स्ट्रक्चर अच्छा है, हायर है, अगर इंडेक्स बना रहा है और वो जो स्टॉक है वो भी एक स्ट्रक्चरल, अगर कोई स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट कर रहा है तो वहां पे वो एंट्री ले लेगी, अगर वो स्टॉक भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है और 10 मूविंग एवरेज के ऊपर है। और जैसे हायर हाई बनाएगा, हायर लो बनाएगा, वो स्टॉक में एंट्री ले लेगी। अब यहाँ पे एंट्री तो ले ली, जैसे मैंने बताया एंट्री तो ईजी है। अभी सेलिंग, सेलिंग का इनका क्या स्ट्रेटेजी है, तो इनकी एक स्ट्रेटेजी है सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ। विबा यूजेस टेक्निकल सिग्नल्स टू एग्जिट पोजीशंस ग्रेजुअली लॉकिंग इन गेन्स। मतलब ये क्या करती है कि जो जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा ना, फॉर एग्जांपल 15%, 20%, 30%, वैसे ही वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेगी। न्यू 52 वीक हाई कंबाइंड विद डिक्लाइनिंग वॉल्यूम। अभी इनकी ये स्ट्रेटेजी है कि समझिए कि ये जो स्टॉक है, इस तरीके से इसका ये हिस्ट्री था और फिर इसने ब्रेकआउट किया और अभी समझिए ये ऊपर आ चुका है ये लेवल पे। तो ये इसका 52 वीक हाई था, ठीक है। यहाँ पे इनकी कोई एक सी स्ट्रेटेजी थी जिसके हिसाब से इनकी बाइंग हुई यहाँ पे। और समझिए स्टॉक जैसे इतना ऊपर गया ना, और यहाँ पे अगर समझिए वॉल्यूम ऐसा नीचे नीचे आते जा रहा है, वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे 25% टू 30% जो है उनका ऑफ्टन ड्राइव्स 20-30% स्विंग मल्टीपल टाइम्स इन ईयर। मतलब जैसे ही वो 25% 30% स्टॉक ऊपर जाएगा, उसमें से वो अपना 50% या फिर 30% पोजीशन जो है वो एग्जिट करेगी, अगर वो स्टॉक अपने वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाने की तरफ वॉल्यूम नीचे लाएगा तो। यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बताई, 4 to 5 डिस्ट्रीब्यूशन डे। अभी 4 to 5 डिस्ट्रीब्यूशन डे मतलब इसमें क्या होगा कि स्टॉक जो होगा ना वो ऊपर तो जाएगा लेकिन छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनाएगा और इसमें जो वॉल्यूम होगी वो बड़ी बड़ी वॉल्यूम होगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूशन साइन दे रही है। तो उस टाइम पे वो क्या करेगी, वो स्टॉक से एग्जिट हो जाएगी। 4 to 5 डिस्ट्रीब्यूशन डे नेस्डेक इंडेक्स को देखेगी, अगर इंडेक्स में ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो फिर स्टॉक को एग्जिट कर देगी। रिजेक्शन एज एट द मेजर मेजर रेजिस्टेंस लेवल। अभी रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है वो भी मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ यहाँ पे। समझिए कि ये कोई स्टॉक है, ठीक है, ऐसे ऐसे इसका जर्नी था और यहाँ पे मैं इसको आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये कोई एक स्टॉक है, इसकी ये जर्नी थी और फिर स्टॉक ने एक स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इन्होंने कोई एंट्री ली और जैसे ही यहाँ पे ये स्टॉक आया, यहाँ पे ये इसका जो पहला जो पॉइंट है ना जहां से ये स्टॉक नीचे आया था, तो वहां से हो सकता है वो स्टॉक फिर से नीचे आए, तो ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मीन्स द सप्लाई जोन, कि जहां से स्टॉक में सेलिंग आ सकती है। तो वहां पे वो क्या करती है, अभी अगर स्टॉक यहाँ से इतनी बड़ी रैली दे चुका है, अगर ये इतना स्टॉक एक्चुअली एडवांस हो चुका है, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेगी क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई थी ना स्टॉक में। तो वो इनकी सेलिंग स्ट्रेटेजी है। जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा वो उसको थोड़ा थोड़ा सेल करेगी। विभा ऑल्सो केयरफुली ट्रैक परसेंटेज मूव फ्रॉम द लो टू हाई, नोटिसिंग द TQQ। मतलब स्टॉक्स ढूंढेगी जो इंडेक्स में है या फिर स्टॉक्स ऐसे जो अभी निफ्टी में 2000 या 6000 स्टॉक्स है, तो उनके डेली परसेंटेज हाई लो। अभी ये सब जो हाई लोज होते हैं वो हमारे इंडियन कंटेक्स में आपको एक एक वेबसाइट है, स्टॉकेज करके एप्लीकेशन है, उसके अंदर भी आपको दिख जाएगा, और एक वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ चार्टिंग। तो उसके बारे में भी मैं आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे बहुत सारे लर्निंग कंटेंट्स और स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे ये कुछ उनकी स्ट्रेटेजीज थी। नेक्स्ट जो इनकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, फाइंडिंग मार्केट लीडर्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल क्राइटेरिया। तो ये जो क्राइटेरिया है, स्टॉक्स को पहले फंडामेंटली स्टॉक्स को ढूंढना और फिर टेक्निकली उसमें एंट्री लेना। तो ये एक्चुअली इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो विलियम और नील्स की है कहीं ना कहीं, और हमारी भी यही स्ट्रेटेजी रहती है कि हम टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को मिक्स करें और फिर स्टॉक से उसमें ट्रेड लें। Along with TQQ, Viva focuses on growth stocks that have potential to double or triple over time. She studies William O'Neill follows many of the principles in the CanSlim strategy. तो ये कैंसलिम स्ट्रेटेजी है विलियम ओनेल की, ये भी मैं आने वाले दिनों में डिस्कस करूंगा आपके साथ। और फंडामेंटल के ऐसे क्या क्राइटेरियाज है जिसके कारण ये जो है वो स्टॉक्स में लेती है। तो सबसे पहला जो है, क्वार्टरली अर्निंग्स एंड सेल्स ग्रोथ टारगेट इज 25 to 30% हायर। अभी क्वार्टरली अर्निंग्स है जो हर महीने हमारे इंडिया में कंपनीज, अभी ये तो यूएस की बात कर रही है तो मैं यहाँ पे इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया में जो है वो हर 3 महीने में कंपनी का रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये बता रही है कि मंथ बाय मंथ मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जो है स्टॉक्स में 25% होना चाहिए उनका अर्निंग्स के अंदर।
मतलब जो प्रॉफिट है वो 25% इंक्रीज होना चाहिए, ईपीएस जिसका नाम है अर्निंग पर शेयर। तो इसका इसका भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वीडियोस में, लेकिन मैं यहाँ पे हम यहाँ पे इनकी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं, तो बाकी सब डिटेल्स में कॉन्सेप्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो वो मैं कभी और एक्सप्लेन करूंगा। इनका खाली सिंपल मीनिंग है कि प्रॉफिट 25% से इंक्रीज होना चाहिए, और जो सेल्स है वो भी 25% से इंक्रीज होना चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एनुअल अर्निंग प्रोजेक्शन इंश्योर्स रोबस्ट ग्रोथ इन द अपकमिंग क्वार्टर। अपकमिंग क्वार्टर के अंदर अच्छा ग्रोथ होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा? ये उनके जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स होते हैं वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कंपनी के बारे में। लेकिन अगर आप ये सब चीजें आप नहीं भी पढ़ोगे, तो भी आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस और सेल्स ग्रोथ भी देखोगे और स्टॉक का टेक्निकल चार्ट देखोगे तो भी आपको समझ जाएगा। इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप प्रायोरिटाइज स्टॉक्स अक्यूमुलेशन फंड ओनरशिप, मतलब इंस्टीट्यूशन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है, बड़े बड़े फंड हाउसेज है, वो अगर वो स्टॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका भी इंटरेस्ट फिर इसमें होता है। तो ये तो इनके टेक्निकल फंडामेंटल क्राइटेरियाज थे। टेक्निकल्स में क्या करती है? तो टेक्निकल्स में क्या करती है, अर्ली स्टेज बेसिस सच एज कप एंड हैंडल और डबल बॉटम पैटर्न। अभी कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है? तो ये समझिए ये कोई एक स्टॉक है जो ऐसे नीचे आ रहा है, और फिर ये ऐसा ऐसा ऊपर जाता है यहाँ पे, और फिर यहाँ से एक थोड़ी सेलिंग आती है, और यहाँ पे सेलिंग के बाद फिर से बाइंग आती है। तो ये जो पैटर्न है ना, जहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे सेलिंग आई थी, फिर से यहाँ पे एक सेलिंग आई, और फिर से यहाँ पे अभी ये स्टॉक क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, अभी इसके ऊपर चले गया है। तो ये जो पैटर्न है ना, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। तो ये उस पैटर्न पे फोकस करती है जिसके अंदर यहाँ पे सेलिंग थी, स्टॉक यहाँ पे सेलिंग आई और नीचे गया, फिर से स्टॉक में सेलिंग आई फिर नीचे गया, लेकिन यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ। तो ये उनका एक क्राइटेरिया है, कप एंड हैंडल पैटर्न्स को वो देखती है अर्ली स्टेज बेसिस। अर्ली स्टेज बेसिस का मतलब है कि समझे ये स्टॉक ऐसा नीचे आ रहा था और फिर साइडवेज हो चुका है, और अभी जब ये ब्रेकआउट कर रहा है तो इसके सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो ये एक अर्ली स्टेज बेस है ना, जहाँ पे स्टॉक अभी चलना स्टार्ट हुआ है। तो वैसे स्टॉक्स में ये जो है वो एंट्री करना स्टार्ट करेगी। ब्रेकआउट अबाउ 50 डे मूविंग एवरेज एंड 10 वीकली मूविंग एवरेज। जैसे मैंने बताया कि ये वीकली टाइम फ्रेम की जो 10 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर स्टॉक निकलेगा तो यहाँ पे एंट्री करेगी। और जैसे ही ये इनके डबल बॉटम भी एक पैटर्न है, तो जैसे ही वो डबल बॉटम भी बनेगा वैसे ही वो स्टॉक के अंदर से फिर वो एंट्री करेगी। तो ये एक पैटर्न है उनका। डबल बॉटम में होता है ये स्टॉक ऐसा ऐसा इस तरीके से नीचे आता है, और फिर स्टॉक ऊपर जाता है, और फिर यहाँ पे नीचे आके ये एक डबल बॉटम बनाता है और स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाता है और फिर ये लेवल को ब्रेक करता है। तो ये एक उनका पैटर्न है। रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएस लाइन एंटरिंग न्यू हाई। अभी ये रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन क्या है? तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, जो निफ्टी 500 या फिर जो स्ट्रेंथ है वो स्टॉक का स्ट्रेंथ बताता है। अभी स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल किस कंपेयर में? तो समझिए इंडेक्स के अंदर 500 स्टॉक है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, और समझिए ये जो आपका स्टॉक है एबीसी लिमिटेड, अभी ये जो स्टॉक है वो निफ्टी 500 को बीट कर रहा है। निफ्टी 500 को बीट कर रहा है मतलब निफ्टी 500 में सब स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, और ये स्टॉक जो है वो नीचे नहीं आ रहा, तो आउट परफॉर्म कर रहा है कहीं ना कहीं। समझिए निफ्टी 500 के स्टॉक्स 2% ऊपर है और ये स्टॉक 4% ऊपर है, तो भी आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये ज्यादा परफॉर्म कर पा रहा है ना बाकी निफ्टी स्टॉक से। तो उस केस में क्या होगा, ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे ये 100, समझिए 0 to 100 की स्केल में आपको दिखेगा जो स्टॉक की आरएस है वो 95% है। 95% है मतलब स्टॉक 95% ऑफ द निफ्टी 500 स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो वैसे स्टॉक्स में वो एंट्री लेने को ट्राई करेगी। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज है जो आप इनसे सीख के आप भी आपके ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ इनके टेक्निकल क्राइटेरियाज थे। और रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स क्या है अभी इनके? तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट इज एट अ कोर, मतलब ये सबसे जो मेन स्ट्रेटेजी है इनकी, सबसे मेन मानती है रिस्क मैनेजमेंट को। स्टॉप लॉस रूल्स एग्जिट ट्रेड इफ द स्टॉक वॉयलेट्स 10 वीकली मूविंग एवरेज। मतलब समझिए कि कोई स्टॉक में उन्होंने एंट्री ली, अभी ये स्टॉक इस तरीके से नीचे आ रहा था फिर ऊपर आने लगा और यहाँ पे स्टेज को ब्रेकआउट किया, और ये उसकी मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे ब्रेकआउट करके फिर नीचे आ गया ये एवरेज के नीचे, तो ये 10 वीकली मूविंग एवरेज या 50 वीकली मूविंग एवरेज जैसे ही ब्रेक हुआ वो स्टॉक से बाहर हो जाएगी। पोजीशन साइजिंग स्टार्ट्स विद 10% पोजीशंस एडिंग केयरफुली ड्यूरिंग पुल बैक और टाइट कंसोलिडेशन। अभी ये 10% पोजीशन का रूल क्या है? इनका रूल है कि जैसे स्टॉक में एक बार 10% एंट्री लेगी, यहाँ पे समझिए ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे 10% अपना होल्डिंग ले लेगी। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज इसको इन्वेस्ट करने, ठीक है? तो ये क्या करेगी, पहले 10% से स्टार्ट करेगी, 10,000 इन्वेस्ट करेगी, थोड़ा स्टॉक ऊपर जाएगा फिर 10% डिप्लॉय करेगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा तो 10% डिप्लॉय करेगी, फिर थोड़ा सा नीचे आया अगर स्टॉक और अभी भी अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसमें एवरेज करेगी। तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो एवरेज अप कर रही है। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है वैसे वैसे वो उनकी क्वांटिटी बढ़ाती जा रही है और पोजीशन बढ़ाती जा रही है।
तो ये एक उनकी स्ट्रेटेजी है। अवॉइड ओवर कॉन्सेंट्रेशन, मेंटेन अ डाइवर्स पोर्टफोलियो टू 6 to 8। मतलब ये बता रही है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो एक दो स्टॉक का नहीं है, या फिर 200 से 400 स्टॉक्स का नहीं है। ये भी हमारा एक मिस्टेक होता है। हम लोग क्या करते हैं, 100 200 स्टॉक्स ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो 2 गुना 4 गुना हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये एक दो स्टॉक लेके भी अब हम क्या करते हैं कि एक स्टॉक में पूरा पैसा कमा लूंगा और वो स्टॉक दोनों नहीं चलते और आप आउट अंडर परफॉर्म करते हो। तो इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, ये 6 से 8 स्टॉक्स लेती है। तो इसमें क्या है कि ना तो मैंने एक दो स्टॉक लिया है और ना मैंने 200 स्टॉक लिया है। तो ये एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है। और अभी इनका एक और, लिमिटेड लॉसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन आई हैव लर्नड। आई पोजीशन साइज बेस्ड ऑन टेक्निकल स्टॉप लॉसेस विच अलाउ मी टू स्टे इन द ट्रेड दैट आर वर्किंग। मतलब लिमिटिंग लॉस, जैसे ही स्टॉक में लॉस स्टार्ट हुआ, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके वो लॉस को काटती है 7-8% पे। और जैसे ही स्टॉक अगर टेक्निकल्स में ऊपर जा रहा है तो वो उसमें से एग्जिट नहीं करेगी। अगर स्टॉक समझिए ऐसा ऐसा इस तरीके से ऊपर जा रहा है यहाँ पे, अगर ये स्टॉक ऐसा ऊपर जाते ही जा रहा है, अगर आपको ये कोई सेलिंग सिग्नल नहीं दे रहा, तो ये क्या करेगी, ये वो स्टॉक से एग्जिट नहीं होगी। और हम क्या करेंगे, 100 वाला स्टॉक 200 हुआ, डबल हो चुका है तो निकल जाएंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। ये सब चीजें आपको सीखनी है, इसीलिए मैं सब ये ऐसे सब वीडियोस ला रहा हूँ, ताकि ये सब चीजें हम भी सीखे, मैं भी सीखूं, और मैं मेरे साथ सीखने के आपको भी मैं ये सब चीजें सिखाऊं। तो अभी ये जो नेक्स्ट है, इनमें ये क्या बता रही है, लेसन्स लर्न बाय विवा, एडवाइस फॉर एस्पायरिंग ट्रेडर्स। अभी अगर किसी को ट्रेडर बनना है तो ऐसे क्या लेसन है जो विभा बता रही है एडवाइस एस्पायरिंग ट्रेडर्स को। रिफ्लेक्शंस ऑफ हर जर्नी, विभा शेयर्स द की लेसन, नो योर सेल्फ। मतलब पहले ट्रेडिंग करने के पहले, स्टार्ट करने के पहले खुद का नेचर समझो कि आपका आपका क्या नेचर है। वेदर यू आर अ स्विंग ट्रेडर और अ पोजिशनल ट्रेडर, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप अगर स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, अगर 1 महीने के लिए आप ट्रेड ले रहे हो या फिर 1 हफ्ते के लिए ले रहे हो या फिर आप 6 महीने के लिए ले रहे हो, आपको पहले अपने को समझना है, अपना स्ट्रेंथ समझना है, अपना वीकनेस समझना है। स्टार्ट स्मॉल, बिगिन विद स्मॉलर पोजिशन टू लिमिट रिस्क। मतलब स्टार्ट स्मॉल करिए। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि कोई एक स्टॉक में आपको 1 लाख रुपया डालना है, ठीक है। अगर कोई स्टॉक में आपको 1 लाख रुपया डालना है तो ये क्या बता रही है, पहले डायरेक्टली अगर समझिए, और आपको ये 1 लाख डालना है, आपके पास कोई एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। आपने वो स्ट्रेटेजी को डिफाइन किया और यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया। तो अभी ये बता रही है कि अगर 1 लाख रुपया एक ही साथ डाल दोगे और वो आपका समझिए कि स्टॉक गलत हो गया कोई भी रीजन से, तो अभी 7-8% के हिसाब से आप उसके अंदर 8 हजार रुपया लॉस लेके निकल जाओगे। लेकिन वो क्या बोल रही है कि आप स्टार्ट स्मॉल करिए। हो सकता है पहले 50 हजार रुपया 50K को आप इन्वेस्ट करिए। जैसे थोड़ा अगर इसका 50% अमाउंट डाला आपने, 50 हजार रुपया आपने अगर इसमें डाला, और समझिए स्टॉक ने काम नहीं किया आपके कोई भी हिसाब से, स्टॉक जो है अपने मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो इस केस में क्या होगा पता है, अपने 7-8% का जो लॉस है ना, वो तो अपने आपका रूल रखा ही है। लेकिन आप यहाँ पे, आपको सिर्फ 50,000 के ऊपर आपको लॉस होगा। मतलब आपको मे बी, अगर यहाँ पे 1 लाख पे अगर 10 हजार का लॉस होता ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 5 हजार का लॉस होगा। तो आप बच गए, आपने ओवरऑल प्रॉफिट को, लॉस को कम कर दिया। और अगर समझिए स्टॉक ऊपर आना स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था और 50,000 से आपने ट्रेड लिया एग्जाम्पल, और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो क्या करो, फिर 50,000 को ऐड कर दो। और जैसे ही ये अगर ऊपर जाए तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी सही है, आपका जो मार्केट है वो बिहेव कर रहा है, मार्केट सही बिहेव कर रहा है, तो चलते जाओ फिर उसके अंदर। और अगर समझिए कि वो आपने 50 के पहले ऐड किया और फिर आपने 50 के ऐड किया और स्टॉक नीचे आ गया, तो आपकी जहाँ पे एग्जिट होगी वहां पे आप बाहर निकल जाओ, लिमिटेड लॉस के साथ आप बाहर निकल गए। तो ये सब स्ट्रेटेजीज जब हम डिप्लॉय करेंगे, वैसे सब स्ट्रेटेजीज को जब हम करेंगे, तो हमारा आउट परफॉर्मेंस मार्केट में स्टार्ट होगा और हम जो है वो मार्केट को बीट कर पाएंगे। क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडिंग प्लान, इंक्लूड रूल ऑफ बाइंग, सेलिंग, पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। मतलब बाइंग के रूल बनाइए, सेलिंग के रूल बनाइए, पोजीशन साइजिंग के रूल बनाइए और रिस्क मैनेजमेंट के रूल बनाइए। तो ये सब चीजें मैं भी डिस्कस करूंगा आपको, और ऐसे बहुत सारी वीडियोस में लाऊंगा जिसके अंदर आपको समझेगा ये सब चीजें। कमिटेड टू कंटिन्यूस लर्निंग, विवा रिफाइंस हर प्रोसेस थ्रू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, रीडिंग बुक्स एंड एनालाइजिंग हर मिस्टेक्स। आपको आपके मिस्टेक से जितना ज्यादा सीखने मिलेगा उतना आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। तो अगर कोई ट्रेड आपने लिया और वो रॉन्ग हो चुका है, तो सीख लो उसमें क्या आपको सीखने मिला, क्या ऐसा क्या लर्निंग्स था जो आपको। देखो कोई एक ट्रेड रॉन्ग जाएगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा उसके अंदर। यू विल लर्न बाय डूइंग, यू विल लर्न बाय डूइंग। स्टार्ट स्मॉल, रिफाइन योर सिस्टम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिक टू द रूल्स। You will only learn by doing start small, refine your systems, and importantly, stick to the rules.
आपको रूल से स्टिक होना है। विभाजास इंप्रेसिव रिजल्ट ऑफ 100% इन 2021, 2021 में 100%, 2023 में 70% शोकासेस द पावर ऑफ डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी, वेदर इट स्विंग ट्रेडिंग इन टैक्स एफिशिएंट IRA होल्डिंग, विभास प्रोसेस combined the sound risk management and considered consistent execution. Her story proves that with persistent, clear rules, continuous learning, and it's possible to achieve outsized return. तो अगर कोई यहाँ पे जो लेडी है जो ये वीडियो देख रही है, तो आप समझिए कि अगर आप जेंट्स है या लेडीज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, अगर आपको स्टार्ट करना है, तो ये एक आपके साथ एक एग्जांपल है। देखिए किस तरीके से इन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप किया और 10 साल बाद इनको सीखने मिला और उनके क्या रिजल्ट्स थे। तो जो जो ये सब चीजें अगर आप भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, जो मैंने ये वीडियो में बताया इनकी लर्निंग्स, अगर आप आपके ट्रेडिंग जर्नी में जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, आपको रिजल्ट दिखेंगे। अगर अगर समझिए, मैं तो यही बोलता हूँ कि आप एक काम करिए, एक महीना है ना, आप कुछ भी ट्रेड लीजिए, कुछ भी करिए। आपको कभी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, एक महीना नहीं 3 महीना करिए। कभी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, कभी वो स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, कोई पोजीशन साइज मत रखिए। ठीक है, 1 लाख वाला वो अकाउंट में ये सब चीजें करिए, और 1 लाख का अकाउंट आप अलग से रखिए जिसके अंदर आप प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम, बाइंग सेलिंग एग्जिट रूल एंट्री रूल, रिस्क मैनेजमेंट, पोजिशन साइजिंग करिए। और दोनों अकाउंट को फिर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद देखना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये वाला जो अकाउंट है ना, ये ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा ये अकाउंट को। तो यही मेरी लर्निंग्स थी और यही मैंने जो सीखा इनसे, और ये ब्लॉग के अंदर मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आप ये सब चीजें समझ सकते हो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इसको, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले दिनों में फाइनेंस के रिलेटेड, ट्रेडिंग के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, PMS, ऐसी कोई भी जिसके बारे में अगर आपको कोई सीखना हो तो आप ये यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए। इसमें बहुत सारे आने वाले दिनों में मैं कंटेंट्स लाने वाला हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।